नमस्कार। साहित्यिक जी। टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस मंच पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हमारे बीच हैं दिल्ली से डॉक्टर वंदना गोसाई जी, जो कि एक शिक्षिका हैं और लेखिका हैं। 10 वर्ष भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने के पश्चात अब ये पिछले 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके साथ ही आप मैम लेखन का कार्य भी करती हैं और आपको उत्कृष्ट लेखन के लिए 15 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके साथ ही मैम ई पत्रिका की एक संपादक बतौर संपादक कार्यरत भी हैं, जिसमें ये छात्रों को हिंदी भाषा लेखन के लिए प्रेरित करने का उत्कृष्ट कार्य भी कर रही हैं। तो मैम के लिए चंद पंक्तियां मैं पेश करना चाहूँगी कि जो दिल के हों खूबसूरत, जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। तो वंदना मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार गरिमा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और कि आपने मुझे इसके इस लायक समझा कि अपने मंच पर आपने मुझे निमंत्रण भेजा। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी मैम। तो मैम, सबसे पहले हम आपके परिचय के आपके शब्दों में आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। गरिमा जी, मैं एक अपने आप को एक साधारण अध्यापिका ही समझती हूँ और अध्ययन और अध्यापन यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और बच्चों को पढ़ाना मेरे ज़िंदगी के लिए एक जुनून की तरह से है। तो मैं छात्रों से जुड़ी हुई हूँ और आपको एक बड़ी ही हैरानी वाली बात बताऊँगी कि मैं जब छोटी थी, तो मैं कभी भी अध्यापिका नहीं बनना चाहती थी। अच्छा। लेकिन बहुत बाद में, बहुत देर से मुझे पता चला कि अ, मेरी ज़िंदगी ही है अध्यापन और इसके बगैर मैं सोच भी नहीं सकती अपने आप को। जी। तो आज मैं खुद भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कभी-कभी हमें बहुत देर से भी पता चलता है। जी बिल्कुल। वैसे मैम, मैं आपसे पर्सनली भी मिली हूँ, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अध्यापिका नहीं बनना चाहती थी। आप ऐसे लगता है कि आप अध्यापिका बनने के लिए ही पैदा हुई हैं। आपका नेचर, आपका स्वभाव इतना प्यारा है कि बच्चे तो बस आपके कायल हो जाते होंगे। तो चलिए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपने मैम 10 वर्ष तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काम किया है, फिर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़ी। तो मैम, ये कैसे हुआ, मतलब एकदम अलग फील्ड से दूसरे में आना? जी। दरअसल जब बचपन में हम खेलते थे तो लगता था कि जब भी ये टीचर टीचर का गेम होता था मैं घर वापस आ जाती थी कि आज मैं ये गेम नहीं खेलूँगी, आज लगता है मेरे लिए खेलने के लिए कुछ नहीं बना है। जी। घर आ जाती थी, उदास हो जाती थी कि ये कौन-सा खेल है जो बच्चे आपस में खेलते हैं। और मेरी मम्मी जो थी, मेरी माँ वो चाहती थी कि मैं अध्यापिका बनूँ और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊँ और काम करूँ। जी। तो जब मैं अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुई थी, यहीं पे पढ़ी हुई हूँ। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए फॉर्म लेकर आए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का और फॉर्म भर दिया। जी। मेरे अंदर बस एक चीज़ है अब कि मैं जो बड़े कहते हैं ना, मैं उसका ज़रूर पालन करती हूँ, आज्ञा मानती हूँ, चाहे इच्छा हो, चाहे ना हो। मैं ये दोनों काम नहीं करना चाहती थी मम्मी-पापा की। मेरी इच्छा थी आर्कियोलॉजिस्ट बनने की और मैं हिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आपको फॉर्म भरना है और आप करो और बस मैंने फॉर्म भी भरा और मैं लगातार मेहनत करने लगी। तो जी। अभी मैं 18 वर्ष की थी उस समय में और मेरा पहली बारी में ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मैं मिनिस्ट्री में आ गई। 19 साल में मतलब मैंने जॉइन कर लिया था अरे अपना वाह! ऑफ़िस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफ़िस था। जी। 10 साल वहाँ मैं काम करती रही। मुझे लगता था मैं शायद कुछ भी नहीं कर रही। मुझे ऐसा महसूस होता था मैंने क्या किया? कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे नहीं पता और मुझे वो करना चाहिए। तो उसी दौरान मेरे ऑफ़िस क्योंकि मैंने बताया सीजीओ कॉम्प्लेक्स में था, पास ही वहाँ पर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन था, ओबेरॉय होटल के पास। जी। तो मैं ब्रेक में कभी-कभी वहाँ जाने लगी और ब्लाइंड बच्चों के लिए रिपोर्टिंग करती थी। और वहाँ पर मुझे लगा कि ब्लाइंड बच्चों को ज़रूरत है बहुत सारी, हमारे लिए, उनको किताब चाहिए। मतलब मेरी एक रिकॉर्डिंग, मेरा एक पास टाइम
उनकी ज़िंदगी है, उनके लिए एक किताब है, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ। फिर जब मेरा बेटा होने वाला था, उन दिनों में मेरी तबीयत खराब थी और मैं बेड रिडन थी, तब मैंने अपने पिताजी को बोला कि मैं खाली बैठे-बैठे बोर हो रही हूँ, मतलब लेटे-लेटे बोर हो रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी व्यर्थ है। जी। तो आप रिकॉर्डिंग तो मैं कर सकती हूँ लेटे-लेटे, काम नहीं कर सकती घर की, रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। जी। तो आप कुछ मेरी मदद कीजिए, तो मेरे पापा ने टेप रिकॉर्डर उन दिनों में होता था, आपको ध्यान होगा तो इतने साल जी। पहले टेप रिकॉर्डर मेरे पापा पास रख देते थे और मैं लेटे-लेटे ही किताब को पढ़ती जाती थी, रिकॉर्डिंग होती थी। मुझे इतनी ज़्यादा आत्मसंतुष्टि उस वक़्त होती थी कि मैंने एक किताब लेटे-लेटे बना दी। तो मुझे लगता था कि मेरा जीवन कहीं भी प्रयोग हो रहा है। जी। तो उस वक़्त मुझे लगा कि जब मेरी तबीयत ठीक थी और मैंने तब तक निश्चय कर लिया कि मैं नहीं बनी हूँ सरकारी नौकरी करने के लिए, हालाँकि ये नौकरी बहुत अच्छी है, मुझे कोई ग्रज नहीं था अपनी नौकरी से, बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा था कि कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, तो वो मुझे पता चल गया क्या करना है मुझे। तो मैं उस वक़्त फिर मैंने टीचिंग जॉइन करी और मैं पहली बार आपको बताऊँगी मेरी जो स्कूल था उसमें छोटा-सा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाना था मुझे, दूसरी कक्षा के बच्चों को। और मुझे इतना अच्छा लगता था उनकी आँखों में देखना, मासूम बच्चे कितनी आशाओं से अपनी अध्यापिका की ओर देखते हैं, बिल्कुल। तो मेरी ज़िंदगी वहीं से बदल गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मुझे लगा कि इन्हीं के लिए तो मेरा जीवन बना है। जी। तो मुझे अपना जो आज मेरा पैशन है, वो मुझे उस वक़्त मतलब तब पता चला इतने सालों के बाद कि वाक़ई मैं कुछ चाहती हूँ। हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊँगी कि जब मैं स्कूल में खुद स्टूडेंट थी, जी। तब मुझे बस इतना पता था कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ भी अच्छा, जी। कि मेरी ये जो ज़िंदगी है, ये किसी के काम आ सके। जी। तो अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि बच्चों के जीवन का निर्माण करना, किसी के भविष्य को बनाना, उससे बड़ा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी प्रोफ़ेशंस हैं इस पूरी दुनिया में, उन सबको बनाने वाले आप खुद भी शिक्षिका हैं, आप इस बात को मानती हैं कि बिल्कुल। बनाने वाली अध्यापिका ही होती है। तो मुझे लगता है मैं वहीं खड़ी रहती हूँ, मेरे बच्चे जब आगे चले जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जब आगे चले जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखना। यहीं से मैम ऐसे परिवर्तन हुआ और अब मुझे लगता है कि टीचिंग से बढ़कर और कुछ मेरे लिए था ही नहीं। मैम बिल्कुल, अध्यापक ही मेरे हिसाब से शायद पूरी दुनिया में अध्यापक ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे उनसे भी आगे जाएँ। बिल्कुल। मैम ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब के बाद आप टीचिंग में आ गईं, लेकिन वहाँ से मैम ये लेखन का कार्य कैसे शुरू हुआ? मैम बचपन से मुझे पढ़ने का तो शौक था। जब मैंने क्लास 10th के अपने बोर्ड के पेपर दिए थे, जी। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, वो एक लाइब्रेरियन थी, उनका बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। तो उन्हें लगा कि 2-3 महीने बच्चा खाली बैठा रहेगा, तो इससे तुम कुछ पढ़ो। तो वो मेरे लिए प्रेमचंद की पुस्तकें लाने लग गईं हुँ। और वो लाती थी और वो मुझे टारगेट दे देती थी कि बेटा अगले सप्ताह मुझे इसको वापस करना है, तो आप पढ़ लेना। तो वो पूरे बड़े-बड़े उपन्यास मैं रात-दिन जागकर पढ़ती थी और मुझे लगा कि मैं अपने भारत देश को जान पा रही हूँ प्रेमचंद के उपन्यासों के माध्यम से। बिल्कुल। तो मेरे मन में देश प्रेम भी उससे जागा और मुझे लगा पता चला कि देश में इतनी समस्याएँ थी, घर-घर में किसान के घर में इतनी समस्याएँ हैं, मिल मज़दूर के घर में समस्या है। तो उसी समय मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए और मैंने अपना कुछ-कुछ लिखना शुरू किया। स्कूल टाइम में थोड़ा-बहुत कहीं भी कुछ विचार अच्छे लगते थे, तो मैं उन्हें लिख डालती थी। हालाँकि सँभाल नहीं पाती थी, पर जो भी विचार आए उसे लिखा मैंने। बिल्कुल। तो धीरे-धीरे इस तरीके से लेखन कोई मैंने स्पेशली इसको स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा किसी-किसी समय बैठकर मैं उसको लिखती रहती थी। तो धीरे-धीरे ये शुरुआत हुई और मैंने लिखना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी मेरी ज़िंदगी कुछ अंत ही एक किताब है, जी। उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखने के लिए बोला हमें, तो वो मेरी पहले आत्मवृत्त है जिसे मैंने लिखा। जी। उसके पश्चात मैंने पीएचडी के दौरान भी मैंने लिखना शुरू किया। तो लिखा तो धीरे-धीरे लिखती चली गई हूँ। कम लिखा है, ये नहीं कहती कि बहुत लिखा है, पर जो भी लिखा है उसको अपने अनुभव के आधार पर ही लिखा है। जी। तो मैम आपने मतलब एक अच्छी खासी जॉब से टीचिंग के लिए शिफ्ट कर दिया, फिर लेखन में भी सक्रिय हुई। तो इस सब में मैम आपके परिवार का आपके प्रति कितना सहयोग रहा? मेरे परिवार ने मुझे हमेशा सहयोग दिया है। जी।
मेरे जो पति हैं उनका भी सहयोग मिला है, मेरे बच्चों का भी मुझे सहयोग मिलता है। अ, हालाँकि शादी के पश्चात मुझे समस्याएँ आई थी और मुझे लेकिन मेरे पति ने मुझे हमेशा सहयोग दिया। चाहे मैंने कोई पढ़ाई की हो, ज़्यादातर मेरी पढ़ाई शादी के बाद ही हुई है। जी। तो मैं इसका श्रेय जो है पूरा का पूरा श्रेय अपने हमसफ़र, अपने पति उनको देती हूँ। उन्होंने मुझे पूरा-पूरा सहयोग दिया, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। जी। मैंने जो भी कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, कभी नहीं रोका और आज भी मेरे 2 बच्चे हैं, हमेशा सहयोग देते हैं। अगर मैं कुछ भी पढ़ना चाहती हूँ या कुछ भी लिखते हैं, तो वो लोग उसको पढ़ते हैं, सहयोग देते हैं। हालाँकि वो उन तीनों का लेखन और इस जो मैं पठन कर रही हूँ, उसके साथ किसी का कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मुझे रोक भी नहीं है। मैं अपनी इच्छा से पढ़ सकती हूँ। ये बहुत एक खुशकिस्मती वाली बात होती है, एक ऐसे हमसफ़र का मिल जाना जो अ, भले ही आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन आपको मतलब अगर वो ना भी नहीं कह रहे हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है बिल्कुल। स्त्री के लिए। तो मैम आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ भी किए हैं और आप जो है आपकी कविताएँ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुकी हैं, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बारे में मैम हमें थोड़ा कुछ बताइए? मैम मैं जिस विद्यालय में नौकरी करती हूँ, वहाँ पर ये जो कोविड का समय आया, तो जी। ऑनलाइन पढ़ाई हो गई। तो ऑनलाइन के लिए हम भी तैयार नहीं थे, हमें मालूम ही नहीं था कि हमें अध्यापन ऑनलाइन भी करना पड़ सकता है। उस दौरान मेरी रुचि बढ़ी कि मैं खुद सीखूँ, अपने आप को कैपेबल बनाऊँ, इस लायक बनाऊँ कि मैं अपने बच्चों तक पहुँच सकूँ। तो हम ज़ूम के माध्यम से तो रोज़ जुड़ते थे, पर तब मैंने ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, उस वक़्त मैंने ये सब किए जो हार्वर्ड का है कोर्स या फिर ऑस्ट्रेलिया से मैंने कोर्स किया है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से, तो वो बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में है या फिर हम किस तरीके से डाटा को तैयार करें, बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हैं, उन्हें किस तरह से बनाएँ या बच्चों को कैसे पढ़ाएँ। तो उस दौरान मैंने ये सारे कोर्सेज़ किए और मैंने एआई की एजुकेशन भी ली, एआई यानी कृत्रिम बौद्धिकता। तो कृत्रिम बौद्धिकता के माध्यम से मैंने अपनी कक्षाओं को रुचिकर बनाया। मैं हिंदी की कक्षाओं में गूगल वर्ल्ड का भी इस्तेमाल करती थी, उसका प्रयोग करती थी, तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे। उस दौरान बच्चे घरों के अंदर देखिए बैठे थे, कहीं बाहर नहीं जा सकते और बचपन होता है उमंगों के लिए, जीवन के लिए, खेलना है, उसमें उत्साह है, दौड़ना, भागना, सब बंद हो गया। उसके बाद बच्चे जो है इतनी समस्याएँ देख रहे हैं, टीवी चलाओ तो उसमें समाचार, घर में ऐसी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। इतने सारे संकट जो हैं, बच्चे भी उस दौर से गुज़र रहे हैं, तो उनके मन बहुत टूट गए थे। तो जब मैं उनके साथ ऑनलाइन जुड़ती, उन्हें गूगल अर्थ से हम जहाँ भी जाना चाहते, मैं उन्हें ले जाती। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, मेरा एक पाठ है तातारा वामीरू कथा, कक्षा 10वीं का, वो अंडमान निकोबार के ऊपर है। तो मैं गूगल अर्थ से उन्हें अंडमान निकोबार की सैर कराती थी। तो बच्चे उस जगह पर पहुँच जाते, वहाँ पे जो गाँव है वामीरो का गाँव, हम वहाँ पे पहुँच जाते, लपाती गाँव, वहाँ पे बच्चों तक उन्हें पहुँचाती। इस तरीके से दशरथ मांझी का बिहार में गया जिले में जहाँ उनका गाँव है, हम वहाँ पहुँच जाते। हम लाला झाऊलाल के ठठेरी बाज़ार, हर जगह मैं उन्हें लेके जाती थी। तो बच्चे जो हैं वो बहुत इन्वॉल्व रहते थे, खुश रहते थे। वो देखते थे मैम स्ट्रीट व्यू हमें ऐसे दिखता है, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया, बच्चों को ये समझाया, मेरा उद्देश्य ये था कि कहानी केवल कहानी नहीं है, वो किसी का जीवन है। किसी के जीवन की सच्ची घटना भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि लेखक जो है अपने जीवन के बारे में या सचमुच ही सच्ची घटना आपके सामने रख रहा हो, मगर किसी न किसी चीज़ को उसने देखा है, किसी बात को देखा है, उसे कहानी के माध्यम से या लेख के माध्यम से या कविता के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा है। तो उन जगह पर मैं गूगल अर्थ के माध्यम से जब पहुँचती थी और बच्चों को दिखाती थी वो जगह, जी। वो समझते थे। ऐसे ही एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल की आत्मजीवनी है, तो वहाँ पर एवरेस्ट में कितनी कठिनाइयाँ हैं, तो मैं उन्हें माउंट एवरेस्ट की सैर कराती थी। जी। तो उन्हें गूगल अर्थ के माध्यम से जो 6 कैंप हैं, उन 6 कैंपों को दिखाती थी। तो जी। इस तरीके से जब मैंने खुद पढ़ा तभी तो मैं बच्चों को ये सब सिखा सकी। बिल्कुल तो मैम। मुझे ये ज़रूरी लगा इसीलिए मैंने इन सब कोर्सेज़ को किया और बच्चों के मनोविज्ञान को समझा और बच्चों के साथ जुड़ी रही। मैम मुझे एक आपको कहनी पड़ेगी कि उस समय ऑनलाइन कक्षाओं में मेरे सभी बच्चे
100% बच्चे अपने स्क्रीन को ऑन करके बैठते थे और जब 2 बजे छुट्टी होती थी, वो कहते थे, "मैम हमें नहीं जाना, आप हमारे साथ जुड़े रहो। हम आपके आगे बैठेंगे और हम पढ़ते रहेंगे।" तो मेरी 2 बजे की कक्षा फिर छुट्टी होने के बाद भी अनऑफिशियली वो चलती रहती और बच्चे साथ जुड़ते रहते। उसमें उन्होंने अपने जितने पालतू पशु-पक्षी थे, उनके खिलौने थे, उन्होंने वो सब मुझे दिखाए, अपने दोस्तों की फ़ोटो मुझे दिखाई, सब कुछ मेरे साथ शेयर किया। ये बहुत ही एक उनकी मासूम सी बातें थी। बिल्कुल अगर मैम। मैंने ये शिक्षा न ग्रहण की होती, तो मेरे स्कूल ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे पढ़ना है, तो उनकी तरफ से पूरी छूट थी कि हम पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। नहीं, ये सच में मैम इतनी इंस्पायरिंग चीज़ है कि आप बीइंग अ टीचर, जब बच्चे इतना बोर हो रहे थे उस टाइम पे, और ये कोविड का जो पीरियड था वो सभी एस्पेक्ट पे सबको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा था, तो मेंटली जो बच्चे इतना परेशान हो रहे थे, कोविड रेट जो है बच्चों पर कम था लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर कर रहा था। घर में बच्चे ब्लॉक हो गए थे और ऐसे टाइम पे आप बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं आपसे, बच्चे आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैम, आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो भी आपकी कोई कविता है या जो भी आपकी कोई रचना है, हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैम, ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो पुस्तक है, इसमें मैंने अपने देश से, मैं हिंदी भाषा की अध्यापिका हूँ और मुझे लगता है कि जो हिंदी भाषा है, ये केवल एक भाषा नहीं है, ये मेरे लिए देशभक्ति का भी पर्याय है कि मैं अपने देश की भाषा को पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, अपनी संस्कृति का मैं गान कर रही हूँ और उसका मैं लोगों के में प्रचार भी कर रही हूँ कि हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। तो इसी विषय पर मैंने अपनी एक कविता भी लिखी कि मैं अपने भारत को अपनी माँ मानती हूँ। तो आपको पता भी होगा ये बात कि पूरे विश्व में हमारा देश ऐसे जैसे हम अपनी माता कहते हैं। बिल्कुल। तो भारत केवल देश नहीं है, मेरे लिए मेरी माँ के समान है। तो मेरी जो कविता है वो इस प्रकार है, उसका शीर्षक था मेरी प्यारी भारत माता। जी। मेरे भारत देश की भूमि भूखंड नहीं मेरी माता है, सुमधुर मुग्धा ऐश्वर्यशालिनी, यह पावन पुनीत वसुधा है। उच्च हिमालय हिम किरीट बन इसका गर्व बढ़ाता है, पावस शिशिर ग्रीष्म वसंत इसकी अनुपम शोभा है। सुरसरी अपनी बहनों संग अटखेली की लोल है करती, जन जन को जल देकर के इसके अंकुर इखलाती। निर्झर है मोती की माला इसके कंठ की आभा है, तरुवर पल्लव लता सुशोभित उत्तमांश जयमाला है। तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की, देवों की गाथा गाती, धर्मशीलता धैर्य एकता प्रेम सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती। प्राचीन सभ्यता उच्च संस्कृति अतिथि देवो भव सिखलाती, भारत माँ की मीठी वाणी विश्व बंधुत्व की शिक्षा देती। वीर सपूत जन्मे इस भू पर हंस हंस कर बलिदान दिए, माँ की रक्षा की खातिर अपने प्राण कुर्बान किए। प्रखर बुद्धि उज्जवल कांति ज्ञानवान और नीतिवान, नवयुग में भी सबसे आगे इसके बालक हैं कीर्तिवान। धर्म भिन्न फिर भी सौहार्द है, बोली भाषा वेश फर्क है, मानवता का भाव एक है, मेरा भारत सदा अखंड है। इसके चरणों में शीश नवाऊं, इसके प्रेरक गीत मैं गाऊं, मेरी प्यारी भारत माता इसकी रज से मैं तिलक लगाऊं, इसकी रज से मैं तिलक लगाऊं। बहुत खूब मैम, बहुत बढ़िया। और एकदम भाषा शैली बहुत बंधी हुई है आपकी, एकदम सधी हुई भाषा है और बेहद खूबसूरत आपकी कविता है। तो चलिए मैम, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी एक पुस्तक है वृद्धावस्था एवं व्रत विमर्श, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही है, मैं बहुत इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि इसका टॉपिक ही, इसका जो विषय है वो ही एक ऐसा है कि आज के समय में हम जो युवा हैं वो इसको इग्नोर करते हैं, वो नकारते हैं कि वृद्धावस्था के बारे में क्या बात करनी है। लेकिन आपने ऐसे ही एक विषय पर आपने पूरी बुक जो है आपने निकाली है, तो मैम उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैम, जैसे आपको मैंने बताया कि भारत की संस्कृति, मैं इसको हमेशा से चाहती हूँ कि पूरा विश्व इसे जाने।
तो जब मैं विचार करने बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि हमारी जो संस्कृति है, इसकी नींव हमारे बड़े ही हैं, जो जी। हमसे बड़े हैं। तो हमारे मुझे लगा कि ये जो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है, ये जी। कहीं पर ज़्यादा हमारे समाज में आता जा रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, अपने घर के बड़ों का आदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उनके आदर के, बिना अपनी नींव को सोचे, जैसे वृक्ष नहीं बढ़ सकता, नींव वृक्ष को हमें बड़ा करना है तो नींव को सींचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार अगर हमें जीवन में आगे उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, तो हमें अपने घर के बड़ों का आदर ज़रूर करना चाहिए। हम उन्हें भूल नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि भई आप तो पिछले जनरेशन के हैं, पूर्व जनरेशन के हैं और आपको कुछ नहीं आता। हुँ। हमें ज़्यादा कुछ आता है, ऐसा नहीं है। उनके अनुभव कहीं बड़े हैं, हर दुनिया के सभी ज्ञानों से बड़े हमारे जो बड़े होते हैं, उनके जीवन के अनुभव होते हैं और वो हमें सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे लगा कि अगर घर के बड़ों से हम आदर करना प्रारंभ करेंगे, तभी जीवन में हमारी तरक्की भी हो सकेगी। इसीलिए मैंने अपनी इस पुस्तक को कि वृद्ध विमर्श और हिंदी साहित्य में के माध्यम से हम जान सके कि हमें वृद्धों का आदर कैसे करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। बहुत सारे ज्ञानी लोग इस पुस्तक से जुड़े और उन्होंने अपने विचार इस विषय पे लिखे और मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे दादाजी के लिए भी एक श्रद्धांजलि है और मेरे घर के सभी बड़ों के लिए ये पुस्तक एक श्रद्धांजलि के तरह से है कि मैं उनका सम्मान करती हूँ कि जिन्होंने मेरे अंदर ये प्रेरणा दी कि मैं उन्हें याद करूँ। आज मेरे दादाजी नहीं हैं, मगर मैं उन्हें याद करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर घर में हर छोटा अपने बड़े का सम्मान करे। तो यही विचार लेकर मैंने इस पुस्तक को बनाया। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी बात आपने ये कही है कि हमारे जो वृद्ध हैं वो बिल्कुल हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन वही है कि अब हम बच्चों के पास जो है नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, लेकिन जो हमारे वृद्ध हैं उनके पास उनके अनुभव है और इन दोनों को मिलकर ही काम करेंगे तभी एक स्वस्थ समाज बन पाएगा। तो बिल्कुल ये ठीक। बहुत ही आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। जब जैसे ही इस बुक के बारे में मतलब इसका नाम देखकर ही मुझे बड़ी खुशी सी हुई कि नॉर्मली लोग इस तरह के विषयों पर नहीं लिखते हैं। तो मैम, आगे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के समय में जैसे वृद्धों की जो भूमिका है, उनके प्रति जो रवैया है वो बदल रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैम मैं अपने विद्यालय से बच्चों को कोविड से पहले की बात बता रही हूँ। मैं हर साल अपने बच्चों को ओल्ड एज होम भी लेकर जाती थी। मैं खुद भी अपने घर से भी जाती थी और अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर जाती थी कि वो वृद्धों का आदर कर सकें। जी। तो कोविड के समय में ये बंद हो गया। तो इसीलिए मेरे मन में ये आया कि पुस्तक के माध्यम से मैं ये विचार सब तक पहुँचाऊँ कि हमारे समाज को सुदृढ़ करने के लिए हमारे वृद्धों का सम्मान आवश्यक है। इसीलिए ये विचार आया और यही मेरा विचार भी है मैम। मैंने अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं यही चाहती हूँ कि अ, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बड़ों को भूल जाएँ। ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं कि माता-पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा खूब पढ़े-लिखे, उसके लिए क्या-क्या नहीं करते। सब कुछ करते हैं और उसे जब वो फॉरेन भेजते हैं, आजकल तो वो लगी हुई है और बच्चे जब वहाँ चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। ओल्ड एज होम में जाकर मैंने ऐसे उदाहरण देखे, जहाँ पे बच्चे अपने माता-पिता को भूल चुके हैं। तो ये बात दिल को कहीं न कहीं अंदर तक तोड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज हमारा तभी मज़बूत रहेगा कि जब बच्चे अपने बड़ों के साथ रहेंगे साथ में और उनका सम्मान करेंगे। तो यही मैं चाहती हूँ कि समाज में सभी लोग करें, हर घर में ऐसा होना चाहिए। सबको मिलकर काम करना चाहिए और हर इंसान अगर अपनी अपनी जगह काम करेगा तो ही किसी को स्पेशली कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जी। अच्छी बात है मैम, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। और आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने मैम कोविड के दौरान आपने एक स्पेशल जो है टास्क फोर्स बनाई जो, जी। उस टास्क फोर्स के बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या था मतलब। हाँ जी। मैम कोविड के दौरान लोगों को बेड्स की बहुत कमी थी, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, तो समाज में ये सब कुछ हो रहा था, तो मैंने अपने 4-5 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया और हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने लोगों को उसमें जोड़ना शुरू किया। पहले तो हमने ये सुना जैसे बच्चों के अभिभावक उनकी मृत्यु हो गई, हर परिवार में हम सुन रहे हैं कोई ना कोई इस समस्या से ग्रसित है और हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे। तो हमने एक ग्रुप बनाया, धीरे-धीरे इसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए।
हम जानते भी नहीं थे उन लोगों को कि कौन से लोग हैं हमारे साथ। तो लीड्स माँगते थे, लोगों को ब्लड चाहिए था, उसके लिए लीड्स चाहिए थी, तो हम लोगों ने मिलकर ये टास्क फोर्स ग्रुप बनाया, जिसमें हमने गूगल शीट्स मैंने बनाई, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी कि बेड्स कितने हैं, कौन से अस्पताल में हैं, तो दिल्ली और एनसीआर के सब जगहों के हमने अस्पतालों में फ़ोन कर के हम वहाँ के बेड्स की सूचना लेते रहते थे और रोज़ हम उसको शीट्स को चेंज करते थे। तो अगर किसी को हॉस्पिटल नहीं मिलता, अपने घर में उसको आईसीयू क्रिएट करना है, तो वो कहाँ से सामग्री ले सकते हैं, किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी को नर्स की मदद चाहिए, तो कौन-सी नर्स ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं। तो ये सारा हमने अपने गूगल शीट्स के अंदर हमने ये सब कुछ चीज़ें लिख के रखे थे। मैम रात भर हम लोग काम करते थे, रात भर किसी भी समय बारी-बारी से, मैं और मेरे 3-4 स्टूडेंट्स, और हमने लगभग 80 पोस्टर्स बनाए उस वक़्त में अवेयरनेस के लिए कि आपको मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना है, और हम अपने उस माध्यम से, जैसे मैं एक ग्रुप, हमने एक कॉमन ग्रुप था, मगर उसके अलावा हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर एक के, मेरे भी और उन बच्चों के भी। तो और उन ग्रुप में भी हमने एक-एक वॉलंटियर फिर ऐड करते गए, हमारी टास्क फोर्स में 10-15 बच्चे आ गए जी। और कुछ टीचर्स भी आ गए। हमने मिलकर एक इतना बड़ा ग्रुप बनाया कि हम बहुत सारे लोगों तक हमने पहुँचाया, और फिर हमें समाचार मिलता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाने की वजह से वह व्यक्ति बच गया। तो वो हमारे इस कार्य की वजह से बहुत सारे लोगों को, और हम इसके अलावा मेरे स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे थे, वो इंस्टाग्राम पर लीड्स भेजते जाते थे, वेरिफाइड लीड्स। तो लोग उनसे कांटेक्ट करके उस वक़्त में किसी को जो भी चाहिए, उन्हें ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जो भी चाहिए, वो सारे कांटेक्ट देने लगे। तो इस तरह से हमारा ये कार्य चलता रहा, और हमें पता चलता रहा कि उसके घर में ये व्यक्ति जो था, समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचने की वजह से बच गया। फिर हम अपने कार्य को और बढ़ाते रहे। कई लोग थे जो कोविड से पीड़ित थे, भोजन अब उन्हें चाहिए, तो फ्री में उन्हें खाद्य सेवा मिलेगी। वो सारे फ़ोन नंबर्स, वो हमने पूरा एक लिंक ट्री बना लिया, जिसमें आप जो चीज़ आपको चाहिए, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और वो आपके पास फ़ोन नंबर्स, ढेरों फ़ोन नंबर पे वो पहुँच जाएँगे, दिल्ली और एनसीआर के। तो इस तरह से हमने इस कार्य को किया, और हम रात भर जागते थे मैम। अगले दिन सुबह कक्षा मैं भी ले रही होती थी, और वो बच्चे भी आ रहे थे, बारी-बारी से हम 2 या 3 घंटे रात में सोते थे, और उसके बाद हम लगातार ये काम करते थे। मैम बेहद अच्छा कार्य है, और ऐसे समय पर जहाँ लोग अपने भी अपनों को हाथ लगाने में डर रहे थे, जहाँ सब मतलब ऐसे खून के रिश्तों में भी लोगों ने त्याग दिया था एक दूसरे को, तो ऐसे समय पे आप अनजान लोगों की भी इतनी मदद कर रही थी, तो काबिले तारीफ है मैम। बिल्कुल है टू यू। तो एक वही है, इसके लिए चंद पंक्तियाँ कि भाई आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। बस मुस्कुराने भर से ही ये सब जो मुसीबतें हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। बाकी तो हिम्मत चाहिए होती है, कोई किसी के कहने से इस तरह से परेशानियां कम नहीं होती, लेकिन एक मुस्कुराहट शायद हमें हिम्मत दे देती है। तो इसके साथ ही मैम मैं आप जो है एक मैगजीन में बतौर संपादक भी आप काम करती हैं, तो जिसके थ्रू आप जो है हिंदी भाषा को प्रमोट कर रही हैं। तो इस आज के टाइम में जब बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, वो हिंदी पढ़ना प्रेफर नहीं करते, उनको लगता है इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा इजी है, हिंदी उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में मैम आप मतलब आपके विचार, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आप हिंदी को प्रमोट किस तरीके से कर पा रही हैं? मैम ये पत्रिका भी कोविड के दौरान ही हमने इसका निर्माण किया था। जी। इसको प्रारंभ किया था। तो मेरा विचार ये था कि मैं एक ऐसी पत्रिका बनाऊँ जिसमें बच्चे अपने विचार लिख सकें। क्योंकि कोविड के दौरान मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि बच्चे जो हैं वो घर से बाहर नहीं जा पाते थे। बहुत कुछ है जो वो कहना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बोला, बेटा आप लिखना शुरू कीजिए, और क्योंकि हिंदी की शिक्षिका हूँ, तो हिंदी में लिखने के लिए उनको मैंने तैयार किया। जो भी लिखना चाहते हो, आप पर्यावरण के विषय में लिखना चाहते हो, पशु-पक्षियों के विषय में, तो आप लिखिए। और ये पत्रिका जो है, ये आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देगी जहाँ आपके विचार जाएँगे। मैम एक घटना बताती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था एक दिन, 8वीं कक्षा का छात्र, वो बहुत उदास बैठा था उस दिन ऑनलाइन कक्षा में। जी। तो मैंने उस बच्चे को
देखा, कक्षा में कुछ नहीं कहा, जब कक्षा समाप्त होने को थी, तो मैंने उसे बोला, "बेटा, आप यहीं रुक जाना, बाकी बच्चे अब जा सकते हैं।" तो वो बच्चा रुका। मैंने कहा, "बेटा, आप आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है?" तो उसने ऐसे करके हाथ उठाया, उसके हाथ में गिलहरी थी। मैंने कहा, "ये क्या? ये खिलौना है? ये क्या देखने में असली है?" उसने बोला, "मैम, ये मेरा पालतू गिलहरी का बच्चा था और ये आज मर गया। सोफ़ा के नीचे बैठा था सफाई करने के लिए, उससे सोफ़ा को हमने पीछे किया, ये मर गया, दब गया और मर गया। और वो उसको हाथ में लेकर बैठा था। मैम, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे दिल को इतना दुःख पहुँचा। तो मैंने कहा, "बेटा, इस गिलहरी के बच्चे का क्या नाम था?" उसने नाम बताया। मैंने कहा, "आप इसे बहुत प्यार करते थे?" उसने बोला, "हाँ।" मैंने कहा, "बेटा, आप आपके गिलहरी का बच्चा ना इतिहास में आ सकता है।" उसने कहा, "मैम, इतिहास में कैसे आएगा गिलहरी का बच्चा?" मैंने कहा, "ये जो मैंने पत्रिका बनाई है ना, आप इसके बारे में लिखो। आप इससे कैसे जुड़े, आपका क्या जुड़ाव रहा?" मुझे मन में याद आ रहा था महादेवी वर्मा का गिल्लू। गिल्लू। हाँ। तो मुझे वो याद आ रहा था। मैं कहा, ये ऐसे ये बच्चा इस गिलहरी के बच्चे को प्यार करता है। तो उस बच्चे ने अपनी पूरी भावनाएँ लिखी कि मुझे कहाँ मिला था, मैं इसे कैसे प्यार करता था, कैसे मेरे साथ उसका खेलते थे हम। तो उसने वो सब लिखा और उसका मैंने थोड़ा उसको एडिटिंग करके उसे अपनी पत्रिका में छापा और उस बच्चे को दिखा। ई-पत्रिका थी, तो ई-पत्रिका बच्चों तक पहुँच जाती थी व्हाट्सएप के माध्यम से। उस बच्चे ने जब पढ़ा वो इतना खुश हुआ। मैंने कहा, "बेटा, आपका गिलहरी का बच्चा कभी मर नहीं सकता। ये हमेशा इतिहास के पन्नों में जो चीज़ आ जाए वो हमेशा अमर रहती है।" वो बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, "मैम, आपने मेरी गिलहरी को हमेशा के लिए ज़िंदगी दे दी।" तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये बच्चों के अनुभव होते हैं, ये हमारे मन में जो चल रहा है, अलग-अलग विषय मैं पत्रिका के बनाती रहती थी और बच्चे बड़ी खुशी-खुशी इसमें आ जाते थे कि अपनी बात कह सकते हैं, जो किसी को नहीं कह सकते वो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो वो मुझसे इस तरह से जुड़ने लगे। मुझे सच कहूँ, मुझे आपके अनुभव सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। आप मतलब एज़ अ टीचर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं मैम, कि आप बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि टीचर सच में एक टीचर ही है जो इतनी मेहनत कर सकता है। तो मैम, आगे मैं जानना चाहूँगी कि आपको साहित्य के क्षेत्र में त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल से भी आपको एक सम्मान मिला है वहाँ पर। तो मैम, वहाँ तक की जर्नी आपकी कैसे रही? मैम, व्हाट्सएप के माध्यम से ही मुझे पता चला कि वहाँ पर एक सम्मेलन होने जा रहा है और उस सम्मेलन का जो विषय था, वो भी शिक्षा के ऊपर ही आधारित था। जी। तो मैंने जिस विषय का उपविषय का चुनाव किया था वहाँ बोलने के लिए, वो यही था कि एक विद्यार्थी के जीवन में उसके अभिभावकों और उसके शिक्षकों और उसके सहपाठियों की क्या भूमिका होती है। तो ये तो मैं खुद देख रही हूँ, प्रत्यक्ष रूप से मुझे 19 सालों से मैं यही सब देख रही हूँ। तो उसी अनुभव को मैंने इस अपने शोध पत्र, अपने इस आलेख में मैंने लिखा और वहाँ गई और वहाँ पढ़ा और मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर इस तरह से सम्मान भी प्राप्त हो सकेगा। तो अब ये भाषा गौरव का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, ये ईश्वर का बहुत-बहुत आभार है कि मैं भी उस वहाँ पर गई और वहाँ पर मैं बहुत कुछ सीख सकी। बहुत सारे ज्ञानी लोग आए हुए थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे लगा कि सब में जिस तरह से आगे बढ़ने का और समाज को सुधारने का जो जज़्बा है, तो यही मेरे लिए प्रेरणा है। मैं भले ही शिक्षिका हूँ, पर मैं हमेशा अपने आप को सीखने की प्रवृत्ति होती है कि मैं सबसे कुछ न कुछ सीखती रहूँ। बिल्कुल। तो सीखती हूँ और मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम मिलकर समाज को बदल सकते हैं और मुझे लगता है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेले जीवन की कोई हमारी जर्नी नहीं होती। तो बिल्कुल मैम। मिलकर जब हम आगे चलेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम पूरे समाज को भी बदल सकते हैं, तो जुड़ने से बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। और मुझे जो लगता है कि ये सम्मान आप सच में डिज़र्व भी करती हैं मैम। आप बिल्कुल धन्यवाद। सही इंसान को उन्होंने ये सम्मान दिया है। आप उसको बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। तो मैम, आप एक जॉब से आपने जो है टीचिंग प्रोफ़ेशन में जुड़ी, आपके साथ सैकड़ों बच्चे हर साल आप जो है आपके साथ जो हैं अपनी उनकी ज़िंदगी बदल रही है। कुछ ना कुछ वो आपसे इतने इंस्पायर हो रहे हैं और उसके बाद घर, परिवार सब कुछ आपने इतना अच्छे से बैलेंस किया हुआ है और आप इतनी काम पर्सनैलिटी हैं, बिल्कुल शांत सी। तो मैम, इस सब में मैम ऐसा कुछ जो आपसे छूट गया हो, जो आपको जिसका गिल्ट आपको होता हो कि मैंने ये मिस कर दिया?
मैम मुझे किसी बात का गिल्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ कुछ न कुछ सिखाती है, जीवन की हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है। तो मैंने सरकारी नौकरी की उस वक़्त अपने पिता की आज्ञा का मैंने जो पालन किया, उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, हालाँकि अ, वो मेरे साथ नहीं थी उस जॉब की, शायद मेरे लिए नहीं बनी थी, मगर मैंने सीखा, हर वक़्त सीखा। वहाँ पर भी मैंने काम करके कुछ सीखा है और उसको किस तरीके से मैं अपने शिक्षण में लगा पाऊँ अपने अनुभवों को, वहाँ भी मैंने सीखा। तो सब कुछ सीखती चली, मुझे कोई गिल्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। ईश्वर ने जीवन में मैम सुख-दुःख, तूफ़ान, परेशानियाँ सब आते हैं, संकट सब आते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस वक़्त में स्थिर रहना, ये ईश्वर की कृपा से संभव है और ईश्वर हर पल हम सभी के साथ काम कर रहे हैं, हम सबके हृदय में हैं और उनका धन्यवाद करती हुई चलती हूँ और अपने हर पल को मैं कहती हूँ कि अगर कुछ गलत होता है, तो वो मेरे लिए एक सीख है। कुछ सही होता है, तो मुझे लगता है वो किसी न किसी के लिए उपयोगी है। जी। तो यही सोचती हूँ इसलिए मुझ में गिल्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। बिल्कुल मैम, बहुत पॉज़िटिव सी वाइब्स आ रही हैं आपके साथ। तो मैम आपका ऐसा कोई अनुभव जिसकी सीख आपको पूरे जीवन पर्यंत आपको याद रही? जी मैम, मैम 2 बहुत बड़ी घटनाएँ हैं मेरे जीवन की, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है और मेरा संबल है। मैं 1990 में मुझे मदर टेरेसा से मिलने का मौका मिला था। अरे वाह! मैं अपने माता-पिता के साथ कलकत्ता हम लोग घूमने गए थे जी। और वहाँ पर हमें जो टैक्सी ड्राइवर था, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा आप जोड़ा चर्च गए हो? तो हमने कहा कि वो क्या है? उन्होंने बोला मदर टेरेसा यहाँ पर रहती हैं, अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो वो मिल भी लेती हैं। हुँ। तो हमने कहा ठीक है, तो अगले दिन सुबह 4 बजे उन्होंने बोला 5 बजे से पहले पहुँच जाना। सुबह 4 बजे उठकर मैं और मेरे पिताजी हम टैक्सी से वहाँ चले गए और बेल बजाई और थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला, वहाँ पर एक सिस्टर थी वो आई, अंदर ले गई और मैंने उन्हें बोला कि मैं दिल्ली से आई हूँ और मदर टेरेसा से मिलना चाहती हूँ। और 5 मिनट के अंदर-अंदर वहाँ पर मदर टेरेसा स्वयं आ गई। मैम ऐसा विलक्षण अनुभव, ऐसी विलक्षण विभूति, मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और मैं रो पड़ी। उन्होंने मुझे गले से उठा के लगाया और प्यार किया और उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई यू आर क्राइंग? मैं जवाब नहीं दे पाई। तो मेरे पिताजी ने बोला शी इज़ क्राइंग आउट ऑफ लव। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बच्चों के लिए कुछ कार्य करना। उस वक़्त में मैंने अभी सरकारी नौकरी उस वर्ष जॉइन करनी थी। तो बस वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि बच्चों के लिए कुछ करना है और उन्होंने मुझे ऐसा बोला है और दूसरा अनुभव वर्ष 2010 का बताऊँगी। मैं मिशन गई थी, वहाँ पर एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। जी। अपने पिताजी के साथ ही गई थी, उनको उस सम्मेलन में सुनने की रुचि थी, मगर मेरी रुचि क्या थी उस सम्मेलन में अ, एपीजे अब्दुल कलाम जी आए थे। अरे तो वाह! उनसे उन्हें सुनना चाहती थी। तो मैं वहाँ बैठी, तो जैसे ही सम्मेलन समाप्त होने लगा, तो मैंने अपने पिताजी को बोला, "एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।" उन्होंने बोला, "ट्राई कर लो, हम इतने साधारण लोग कहाँ मिलेंगे?" पर मैं बाहर चली गई और जहाँ पर उनकी गाड़ी आनी थी, मैंने उनके जो ड्राइवर थे, उनसे जाकर रिक्वेस्ट की कि क्या मैं मिल सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, "यहाँ से दूर उस जगह से वो बाहर आएँगे गेट से, आप बेटा खड़े हो जाओ, अगर आप मिल सको तो मिल लेना।" तो मैं उस वक़्त वहाँ चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, इतनी भीड़, मीडिया थी, कमांडो जैसे मैं आगे बढ़ी, कमांडो ने हाथ आगे करके रोक दिया। अब मुझे लगा कभी नहीं मिल पाऊँगी, लेकिन मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, "सर" ऐसे करके मैंने हाथ दिया और महान विभूतियाँ होती ही सरल है और उन्होंने अपने कमांडो से बोला, "इन्हें आने दो।" और मैं गई, उन्होंने हाथ मिलाया और मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या कार्य करें? अंग्रेज़ी में ही बात हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि आई एम अ टीचर, तो उन्होंने बोला टीचर बहुत कुछ कर सकता है। आप अपनी बातों के माध्यम से बहुत कुछ आगे फैला सकते हो। तो वो बहुत कुछ क्षणों की जो मुलाकात थी, मेरे जीवन के लिए एक प्रेरणा है, एक मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि मैं लगभग प्रतिवर्ष लगभग 200 बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो उन 200 में से अगर 5 बच्चों ने मेरी शिक्षा को ग्रहण कर लिया, तो वो आगे जाके अपने 5-10 और साथियों को बताएँगे वो बातें। उनमें से भी अगर कुछ सीखेंगे तो वो कुछ आगे बताएँगे। तो ये सोचती हूँ कि धीरे-धीरे, धीरे एक प्रकार की ये एक कड़ी बनती चली जाएगी, तो वो सिखाई हुई बातें जो हैं वो बच्चे सीखेंगे। तो जब भी मैं पढ़ाती हूँ मेरा प्रतिदिन मैं मदर टेरेसा और एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें याद करती हूँ, ऐसे महान विभूतियों को। ईश्वर ने मुझे स्वर्णिम अवसर दिया
कि मैं उनसे क्षणिक मुलाकातों में मैंने जो प्रेरणा ली और मैं अपने बच्चों को ये बातें समझा सकूँ, सिखा सकूँ, उन्हें जीवन का उद्देश्य समझा सकूँ कि हर मनुष्य का एक पर्पज़ है, लाइफ वेस्ट नहीं है, जी। पर्पज़ है। तो उस पर्पज़ को, उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में और हम बेकार नहीं हैं। हर एक जो है वो ईश्वर की कृति है। हर एक जीव, हर एक प्राणी ईश्वर की कृति है। तो वो अनूठा है अपने आप में। तो इसीलिए मैं बच्चों को यही बातें सिखाती हूँ और मुझे लगता है ये ईश्वर की सेवा है, इस तरह से। बिल्कुल मैम, मतलब ऐसा आपने ऐसे अनुभव शेयर किए हैं, हमारे भी गूज़ बम्प्स हमें भी ऐसे गूज़ बम्प्स हो गए। तो मैम ये बताइए कि अब हम आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम व्यूअर्स के लिए संदेश देने से पहले एक छोटी-सी बात और बोलना चाहूँगी कि अभी मेरी एक नई किताब आने वाली है, इंद्रधनुष के रंग बचपन के संग। जी। तो जिस तरह से मैंने वृद्धों को सम्मान देना चाहा, मेरे लिए एक श्रद्धांजलि की तरह था, जी। उस तरह से अब मैं ये जो पुस्तक है इसके माध्यम से बचपन को चाहती हूँ कि हर एक जिए। आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में इतना खो चुके हैं कि वो जानते नहीं हैं कि ज़िंदगी को कैसे खुलकर जिया जाए। मैदानों में दौड़ने से, फूलों को देखने से, प्रकृति की जिस निकटता का सूर्योदय, सूर्यास्त, इस प्रकृति की निकटता का जो अनुभव होना चाहिए, सुबह 4-5 बजे की जो ठंडी हवा होती है, उसका जो अनुभव होना चाहिए, तो इस पुस्तक के माध्यम से वो मैं संदेश सब लोगों को देना चाहती हूँ। और यही मेरा संदेश रहेगा कि हम सब मिलकर मानवता को अपनाकर चलें और जो ईश्वर प्रदत्त जो इस समाज में खुशियाँ हैं, सब कुछ बुरा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा है। और अगर कुछ खराब भी हो रहा है, पर्यावरण के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जो भी हम गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को हम सुधारें। ईश्वर की निकटता का अनुभव हम तभी करेंगे, ईश्वर प्रदत्त जो वस्तुएँ हैं हमारे पास, हम उनका सम्मान करना सीखेंगे। हम मानवता का सम्मान करना जब सीखेंगे। तो यही मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूँगी कि मिल के रहो, एकता और एकजुट के होकर हम रहेंगे, तो सब कुछ संभव है और अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखें। कभी भी नकारात्मक सोच पे ना पड़े कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो मिला है, वो बखूबी उसका हम लाभ उठाएँ और हम मिलकर आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छे विचार हैं और बहुत ही प्यारा संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मैम आपको देख कर के कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा ज़रूर। इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो देखना, इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो देखना, तय समंदर तक एक दिन फासला होगा ज़रूर, तय समंदर बहुत तक एक दिन फासला होगा ज़रूर। तो मैम आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप आज ये हमारा सौभाग्य है कि आपके इतने अच्छे अनुभव हमें जानने का, आपकी साहित्यिक यात्रा हमें जानने का मौका मिला। और इसी के साथ हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए। अगले रविवार हम हाजिर होंगे अपने नए किसी साहित्यकार के साथ जो साझा करेंगे अपनी साहित्यिक यात्रा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।